वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ वर्ल्ड मैपिंग फ्रॉम क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्योग्राफी में मैप का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस हमें दिखता है। 10 नंबर के ज्योग्राफी के मैपिंग को हम पार्ट ए और पार्ट बी दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से 5 नंबर का मैपिंग है और पार्ट बी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से 5 नंबर का मैपिंग है। मैपिंग दोनों जगह है, लेकिन इसके स्किल्स में एक डिफरेंस दिखता है। पार्ट ए के मैपिंग की बात करें या वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग की बात करें तो वहाँ पे मैपिंग का नेचर आइडेंटिफाइंग या लेबलिंग दिखता है, और पार्ट बी में बात करें तो वहाँ पे लोकेटिंग या लोकेट करने वाला हमें मैप स्किल ज़्यादा दिखता है। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, देखिए अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आया है प्री बोर्ड में, जिसमें इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अ रीजन इन अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नोमैडिक हर्डिंग, अ मेगा सिटी ऑफ एशिया, रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिसिंग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मेगा सिटी ऑफ साउथ अमेरिका, रीजन ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग। ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस को आपको इस मैप की सहायता से करना है। अगर आप इस मैप को देखें, ये मैप आपके क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच होता है। इसमें सर्टेन एरियाज को शेड किया गया है और उसके बगल में अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग के साथ कुछ स्पेस दिया हुआ है। आपको वहीं पे उन सभी शेडेड एरिया के फीचर्स को आइडेंटिफाई करके लिखना है, या कुछ यूँ कहें वहाँ पे उसके नाम को लिख के फीचर के साथ क्या करना है, लेबल करना है। यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे ए में देख सकते हैं, बी, सी, डी, ई। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्ट ए का जो मैपिंग है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैप जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पे लेबलिंग या आइडेंटिफाइंग नेचर का है। हम पार्ट बी के लोकेटिंग इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के लिए अलग वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे पार्ट ए के फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के सेगमेंट को ही हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते हुए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको एक वर्ल्ड का आपको एक आउटलाइन मैप चाहिए। आप 2 या 3 आउटलाइन मैप यहाँ पे मैनेज कर लीजिए। आपको एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कलेक्शन ऑफ जो मैप होता है, जिसको हम जनरली एटलस कहते हैं, आपको एटलस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारा मैप सेगमेंट का जो ये वीडियो है, ये सीबीएसई के 2020-2021 एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग जो रिवाइज मैप सिलेबस है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, हम उसी के तहत ही यहाँ पे मैप के सिलेबस को यहाँ पे कवर करेंगे या डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यही सीबीएसई का 2020-2021 के एकेडमिक सेशन के लिए ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी का आपका यहाँ पे मैप का सिलेबस दिया हुआ है। सो आपको सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे सिलेबस को भी देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पेक्टिवली मैप वर्क को भी वर्ल्ड मैप में साथ साथ करते चलेंगे। सो सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 4 में जो मैप वर्क का जो सबसे पहला हमारे यहाँ पे सेगमेंट है, वो है द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। हर एक कंट्री से एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत नॉर्थ अमेरिका से करते हैं। आप सभी को पता है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री अगर बोले एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यूएसए के नॉर्थ में दिखता है, क्या नाम है उसका? कनाडा। क्या है? कनाडा। अगर हम साउथ अमेरिका को देखें तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील। अगर आप अफ्रीका का देखें तो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में अल्जीरिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया खुद यहां पे है। एंड यूरोप एंड एशिया, यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया है, जो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट का एक इंटीग्रल पार्ट या यूरेशिया का पार्ट है। आप कुछ यूँ कह सकते हो यहाँ पे। तो अगर हम रशिया को ना तो एशिया में कंसीडर करें ना यूरोप में कंसीडर करें, क्योंकि वो दोनों का पार्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वहाँ पे रशिया को शेड करके दे देता है कि लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ एशिया और यूरोप, तो आप वहाँ पे रशिया को करिए। लेकिन अगर रशिया नहीं देता है, अगर मान लें थोड़ी देर के लिए, तो एशिया में रशिया के बाद जो सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया है वो आपका चाइना है। तो आप यहाँ पे चाइना का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में भी रशिया वाली बातें लागू होंगी। लेकिन अगर रशिया यहाँ पे नहीं दिया हुआ होता या उस पर्टिकुलर पार्ट को शेड नहीं किया हुआ होता है, तो आप यूरोप में एक सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, यहाँ पे भी कुछ डिस्प्यूट है। यहाँ पे कुछ अलग अलग जगह, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पे दो बातों को आपको विशेष ध्यान रहना है ताकि आप अपने आप को ज़्यादा सेफ साइड में रख सके। मैं यहाँ पे दो एरिया को कवर कर रहा हूँ। एक तो देखिए यहाँ पे, अगर यूरोप के वेस्टर्न पार्ट से देखें आप, यहाँ पे पुर्तगाल, देन स्पेन, और इसी स्पेन के ईस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंट्री है फ्रांस। और अगर हम इस ब्लैक सी के नॉर्थ वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे हमें एक कंट्री दिखता है यूक्रेन। तो कई बार इन दोनों कंट्री के एरिया को लेकर कई बार डिस्प्यूट होता है कि कई बार फ्रांस को लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ यूरोप मान लिया जाता है, कई बार यूक्रेन को मान लिया जाता है। तो आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, जहन में रखेंगे। अगर वहाँ पे फ्रांस का एरिया कवर किया हुआ होता है, शेड किया हुआ आता है, तो आप वहाँ पे फ्रांस लगाएंगे। और अगर वहाँ पे यूक्रेन का आता है तो आप वहाँ पे यूक्रेन लगाएंगे। जैसे अभी केवी के प्री बोर्ड 3 जो कोलकाता रीजन के क्वेश्चन पेपर में उन्होंने फ्रांस वाले एरिया को कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कंटिनेंट्स के लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया को किया। नॉर्थ अमेरिका कनाडा, साउथ अमेरिका ब्राज़ील, अफ्रीका का अल्जीरिया, अगर ऑस्ट्रेलिया खुद ऑस्ट्रेलिया है, अगर हम लोग एशिया की बात करें चाइना, और यूरोप की बात करें तो वहाँ पे हमें फ्रांस दिखता है। सिलेबस में अगर अगले टॉपिक की ओर देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैप का सेगमेंट जो हमारा जिस टॉपिक से जुड़ता है या जिस चैप्टर से जुड़ता, कुछ यूँ कहें, हम इसे ही कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। और प्राइमरी एक्टिविटी का चैप्टर शॉर्ट आंसर के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो यहाँ पे मैप सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के चैप्टर से सिर्फ मैप को लेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जब हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात करें, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें, नोमैडिक हर्डिंग की बात करें, जब हम वहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें आंसर राइटिंग के साथ साथ उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करने के साथ साथ हमें उन एरियाज़ को भी दिखाना होता है। तो मैप वहाँ पे आपके इस आंसर राइटिंग 3 नंबर या 5 नंबर के पार्ट को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इस बात के लिए भी आपको इस चीज़ का यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें तो हमें दिखता है सब्सटेंस गैदरिंग का एरिया। अगर सब्सटेंस गैदरिंग को अगर आप देखें यहाँ पे, तो सब्सटेंस गैदरिंग, देखिए गैदरिंग का मतलब क्या होता है। गैदरिंग का मतलब होता है जंगल से कंद मूल, फल फूल वगैरह इकट्ठा करना अपने सब्सटेंस पर्पस या अपने जीविका निर्वहन के लिए। तो यहाँ पे गैदरिंग दो मेजर एरिया आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में या वर्ल्ड मैप में अगर यूँ कहें तो आप देख सकते हो। एक आपको दिखेगा हाई लैटिट्यूड एंड द अनदर वन इज लो लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड में भी कुछ एरियाज हैं, जैसे नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड साउदर्न चिली। लेकिन अगर लो लैटिट्यूड की बात करें, अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप इसे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें इसे, तो देखिए ये सब्सटेंस गैदरिंग का मेजर एरिया दिख रहा है। सब्सटेंस गैदरिंग के एरिया को हम सबसे पहले 2 मेजर पार्ट में हम डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इन एरिया को देखें तो ये लो लैटिट्यूड में है, और अगर हम इन एरियाज़ को देखें तो ये हमें हाई लैटिट्यूड में दिखता है। लो लैटिट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड। अगर हाई लैटिट्यूड को सबसे पहले अगर हम यहाँ पे शेड करें, या अगर हम उसे आप बोल सकते हैं कि देखने की कोशिश करें वहाँ पे, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं नॉर्दर्न कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में आप सब्सटेंस गैदरिंग का एग्जांपल देख सकते हैं। अलास्का वाले, हालांकि अलास्का यहाँ पे यूएसए का पार्ट है, अलास्का के पार्ट में देख सकते हैं आप। यहाँ पे हडसन बे के चारों ओर के एरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग
नॉर्दर्न कनाडा को देखें, हालांकि नॉर्दर्न कनाडा का एक बहुत बड़ा भाग अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सब्सटेंस गैदरिंग के तहत आता है। अगर हम दूसरे एरिया में देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आप देख सकते हैं रशिया का नॉर्थ वाला भाग, जिसमें एशियाटिक रशिया और यूरोपियन रशिया, दोनों रशिया का पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों कॉन्टिनेंट से यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट हमें यहाँ पे कवर करता हुआ दिख रहा है सब्सटेंस गैदरिंग का। तो हाई लैटिट्यूड अगर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई लैटिट्यूड के दो एरिया हमें दिखे, एक तो हमें देखा नॉर्दर्न कनाडा, एक हमें देखा नॉर्दर्न रशिया। अगर दूसरे हाई लैटिट्यूड की बात करें जो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है वो है सदर्न चिली। अगर आप साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट को देखें तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन वाले एरिया में भी हमें, इसके हाई लैटिट्यूडनल एरिया में भी हमें जनरली सब्सटेंस गैदरिंग की प्रैक्टिस होते हुए दिखती है। तो हाई लैटिट्यूड में यहाँ पे 3 मेजर एरिया है, लेकिन अगर लो लैटिट्यूड की बात करें तो लो लैटिट्यूड से सबसे बड़ा एरिया साउथ अमेरिका, देन आपका अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में हम देख सकते हैं। अगर साउथ अमेरिका में देखें तो साउथ अमेरिका में गैदरिंग का सबसे बड़ा एरिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है अमेजॉन बेसिन। तो आप यहाँ पे अमेजॉन बेसिन में भी सब्सटेंस गैदरिंग को देख पा रहे हैं। अफ्रीका में देखें तो आप ट्रॉपिकल अफ्रीका बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल अफ्रीका बोल सकते हैं, और यहीं पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है कांगो, या कांगो बेसिन के आधार पे भी कई बार हम इसे जानते हैं। किताब में आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका नाम दिया हुआ, आप ट्रॉपिकल अफ्रीका मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में यहाँ पे। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में आप देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडीज के आसपास के एरिया को देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इंडोनेशिया की बात करें, यहाँ पे बोर्नियो की बात करें, कलिमंतान की बात करें, पापुआ न्यू गिनी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग की बात करें, और कुछ हद तक साउथ ईस्ट एशिया के इंटीरियर पार्ट में भी आपको सब्सटेंस गैदरिंग होते हुए दिखता है। अगर आप इंडिया के इस भाग को देखें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ मात्रा में आपको यहाँ पे गैदरिंग प्रैक्टिस होते हुए दिख रही है। अगर आगे देखें तो आगे जो नेक्स्ट है मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मेजर एरिया अगर आप देखेंगे सब्सटेंस गैदरिंग और नोमैडिक हर्डिंग ये दोनों प्रीमिटिव एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, जो बिल्कुल भी प्रीमिटिव तरीके से इनके नेचर को कहीं ना कहीं दिखा रहा होता है यहाँ पे। अब इसको देखें, अब नोमैडिक हर्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या है। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब है कि एक अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना फिरना और उसी पर अपने जीवन को व्यतीत करना, और यहाँ पे किसी प्रकार का कमर्शियल पर्पस हमें नहीं दिखता है। इनका ऑब्जेक्टिव, इस नोमैडिक हर्डिंग का ऑब्जेक्टिव भी है, एनिमल डोमेस्टिकेशन का ऑब्जेक्टिव भी है अपने सब्सिस्टेंस पर्पस के लिए, अपनी जीविका पार्जन के लिए, या फिर अपने जीविका को चलाने के लिए ही वो जानवरों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। पैस्टोरल नोमैडिज्म इज associated with 3 important regions. The core region extends from the Atlantic shores of North Africa eastward across the Arabian Peninsula into Mongolia एंड सेंट्रल चाइना। ये सबसे बड़ा एरिया आपको दिखता है। यहाँ पे आपसे सवाल सिर्फ मैप में नहीं, आपसे ये अगर 3 नंबर या 5 नंबर में भी इस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग अगर कुछ वर्णन करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही आप देख सकते हो। यहाँ पे द सेकेंड रीजन एक्सटेंड ओवर द टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। इन द southern hemisphere there are small areas in southwest Africa and on the island of Madagascar। अब इस एरिया को आप देखिए, यहाँ पे अगर हम इस वर्ल्ड मैप में देखें, जैसे यहाँ पे 3 मेजर एरिया की बात की जा रही है। सबसे पहले अगर हम देखें कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एरिया नोमैडिक हर्डिंग का माना जाता है, जो जनरली अफ्रीका और एशिया या इंटीरियर एशिया आप कह सकते हो, उसके बहुत बड़े पार्ट में फैला हुआ है। अगर अफ्रीका को देखें तो नॉर्दर्न अफ्रीका को आप देख सकते हैं, जो अटलांटिक कोस्ट से लेकर रेड सी के कोस्ट तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोमाली वगैरह के एरिया को भी देख सकते हैं। अफ्रीका के आप हॉर्न वाले एरिया को भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा एरिया अगर आप देखेंगे तो नोमैडिक हर्डिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसी में ईस्ट की ओर ये एक्सटेंड करता हुआ एशिया के अरेबियन पेनिनसुला को कवर करता हुआ, जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, आप देख सकते हैं टर्की के भी कुछ पार्ट को कवर करता हुआ,
है ना, करते हुए कहीं ना कहीं फाइनली ये सेंट्रल एशिया तक जा रहा है, जिसमें सेंट्रल चाइना की बात करें, मंगोलिया की बात करें, तो ये सारे एरिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिंगल नोमैडिक हर्डिंग का एरिया है, जो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट से होते हुए अरेबियन पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए पूरे सेंट्रल चाइना तक फैला हुआ है। अगर इसके दूसरे एरिया की बात करें तो जो आप रशिया के टुंड्रा रीजन को देख सकते हैं, जो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में दिखता। अगर आप यहाँ पे कोला पेनिनसुला को देखें, स्कैंडिनेवियन रेंज को कुछ पार्ट में रशिया वाला पार्ट कवर कर रहा है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आप बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन के अलोंग अगर कमचटका पेनिनसुला होते हुए ये पूरा का पूरा जो आपका यूरेशियन जो टुंड्रा रीजन है, दैट्स वर्ल्ड फेमस फॉर नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटी। ये तो इसका मेजर पार्ट था। लेकिन अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फेयर में अफ्रीका के सदर्न पार्ट में देखिए तो यहाँ पे अगर आप अपने मैप में देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे दो मेजर डेजर्ट आपको दिखता है साउथ अफ्रीका वाले भाग में। एक डेजर्ट का नाम है कालाहारी और एक डेजर्ट का नाम है नमीब। तो कालाहारी और नमीब डेजर्ट भी जो एक ट्रॉपिकल या फिर बोल सकते हैं एक गर्म मरुस्थल का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे भी हमें नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटी देखी जाती है। तो कालाहारी और नमीब आपको यहाँ पे एग्जाम में मेंशन नहीं करना है। अगर इस एरिया का नाम पूछ लिया जाए तो जो किताब में लिखा हुआ है, इस एरिया को लिखना है साउथ वेस्ट अफ्रीका। क्या लिखना है आपको? साउथ वेस्ट अफ्रीका। सो साउथ वेस्ट अफ्रीका वर्ल्ड फेमस फॉर नोमैडिक हर्डिंग इन साउदर्न हेमिस्फेयर अलोंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसके साथ ही साथ आप अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में आप एक आइलैंड देख पा रहे हैं जिसे मेडागास्कर या जिसे मालागासी भी कहते हैं, और इसी मेडागास्कर के भी वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटी होते हुए दिखती है। मैप में अगर हम लोग अगली कड़ी की ओर बढ़ें, जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो हम लोगों ने एरियाज ऑफ अभी हम लोगों ने इन दोनों को जो किया, आप ध्यान देंगे बच्चे, ये प्रिमिटिव नेचर दिखाता है। लेकिन इसके बाद के नीचे के तीनों को अगर आप देखें, ये अपने नेचर में मॉडर्न, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, साइंटिफिक, एग्रीकल्चरल और प्राइमरी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाले एक्टिविटी अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान दे के समझिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत खासे बनते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अब यहाँ पे है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। अगर मैं बोलूँ कि सब्सटेंस पर्पस से अगर वहाँ पे जानवरों को पाला जा रहा है, अगर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अगर खुद के भरण पोषण के लिए, खुद के खाने पीने के लिए, फैमिली के खाने पीने के लिए कर रहे हैं, तो वो नोमैडिक हर्डिंग है। लेकिन अगर कमर्शियल पर्पस है, बहुत बड़े बड़े रेंचेस हैं, उसे छोटे छोटे पार्सल में तोड़कर सिस्टमेटिक तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, हाई कैपिटल इंटेंसिव करके अगर बहुत बड़े पैमाने पे जानवरों को पाला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पे एनिमल स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो वो डेवलप कंट्री के अलोंग या डेवलप कंट्री में आप कह सकते हो वो हमें ज़्यादा दिखता है। तो किन किन एरियाज में वर्ल्ड में देख सकते हैं आप? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड यूएसए आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड। अब आप इसे अगर मैप में देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। और सबसे बड़ी बात, इन कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के एरिया को अगर आप ध्यान से देखें, मोस्ट ऑफ द एरिया, सभी एरिया तो नहीं बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एरिया स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखें तो इनका जो लैटिट्यूडनल जो इनका है वो मिड लैटिट्यूड्स में आपको ज़्यादा दिखेगा। नॉर्थ अमेरिका में देखें तो नॉर्थ अमेरिका के जो वेस्टर्न पार्ट में अमेरिका और कनाडा का जो रॉकीज वाला एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। अगर हम कुछ मात्रा में आप यहाँ पे साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोलंबिया वाले एरिया में कुछ पार्ट इसका वेनेजुएला का भी दिख सकता है। अगर हम मेजर पार्ट देखें तो देखिए साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में ये ब्राज़ील से शुरू होते हुए पूरी की पूरी आपको एक बेल्ट दिखती है, पट्टी दिखती है। ब्राज़ील से शुरू होते हुए आप अपने मैप में, अपने एटलस में भी देखिए बच्चे, आप यहाँ पे देखिए ब्राज़ील से शुरू होता हुआ
उसके साउथ में अगर आप देखें यहाँ पे पराग्वे वगैरह के एरिया को कवर करता हुआ कोस्टल एरिया में रियो डी ला प्लाटा के एरिया में आप यहाँ पे कंट्री देख सकते हैं यूरुग्वे। और सबसे इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिका का जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना, वर्ल्ड फेमस फॉर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के सदर्न पार्ट में अगर आप साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ मात्रा में, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस एरिया में नोमैडिक हर्डिंग साउथ वेस्ट अफ्रीका के नमीब और कलाहरी डेजर्ट में देखा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया में भी हमें एक कमर्शियल नेचर का एनिमल डोमेस्टिकेशन या एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस होते हुए दिखती है। यहाँ पे आप इस पार्ट में भी कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अगर हम लोग यूरेशिया में देखें तो उसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वगैरह है, चाहे वो उज्बेकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, उन सभी एरियाज में भी हमें कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग एक्टिविटी होते हुए दिखती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें वो ऑस्ट्रेलिया का जो डीप इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे हमें कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग एक्टिविटी होते हुए दिखती है। यहाँ पे द अनदर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टाइप इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसको बोलते हैं व्हीट सीरियल्स का एक बहुत बड़े पैमाने पे जो उत्पादन होता है, हम उसी को कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जनरली कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरोपियन और यूरेशियन स्टेपी, द कैनेडियन अमेरिकन प्रेरीज, द पंपास ऑफ अर्जेंटीना, the velds of South Africa, the Australian Downs and the Canterbury Plains of New Zealand। अब देखिए, जब हम लोग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात करते हैं तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का मतलब होता है कि जब बहुत बड़े पैमाने पे ग्रेनरी का प्रोडक्शन हो रहा है, और स्पेशली ये अगर सीरियल्स की बात करें, क्रॉप्स स्पेशलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमें दो क्रॉप्स का स्पेशलाइजेशन सबसे ज़्यादा दिखता है, एक व्हीट, एक है मेज़ यहाँ पे। लेकिन इस क्रॉप स्पेशलाइजेशन के साथ साथ इस फार्मिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये मिड लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड के अलोंग सबसे वेल डेवलप्ड देखी जाती है। अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो नॉर्थ अमेरिका की इस कॉन्टिनेंटल इंटीरियर को आप देखें, वर्ल्ड फेमस फॉर देयर मिड लैटिट्यूडनल ग्रास प्रेरी। अब प्रेरी देख सकते हैं यहाँ पे। अगर साउथ अमेरिका के कोस्टल एरिया में देखें, स्पेशली अर्जेंटीना में, तो हम वहां पे इसे कहते हैं पंपास। अगर सदर्न अफ्रीका में अगर केप प्रोविंस के आसपास में देखें, इसे हम लोग कहते हैं वेल्स। अगर आप यूरेशियन सेंट्रल को देखें, ब्लैक सी के आसपास के एरिया को देखें, अगर आप बेलारूस के आसपास के एरिया को देखें, तो यहां पे हम इसे कहते हैं स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम यहां पे इसे कहते हैं डाउन्स। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो हम यहां पे कहते हैं कैंटरबरी। तो यहां पे कुछ नाम को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका में जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का जो एरिया मेजर दिखता है वो है प्रेरी, साउथ अमेरिका में पंपास, अगर अफ्रीका में देखें वेल्ड, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड। अगर हम लोग यूरेशियन सेंट्रल को देखें या यूरोप और एशिया के इंटीरियर कॉन्टिनेंटल को देखें, वहां पे स्टेपी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम वहां पे कहेंगे डाउन्स, और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो हम उसे बोलेंगे कैंटरबरी प्लेन्स। दे ऑल मिड लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड्स वर्ल्ड फेमस फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स और ग्रेन, स्पेशली व्हीट एंड मेज। और इसी के साथ साथ जो अगली प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो डेवलप कंट्री में की जाती है, हम उसे ही कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के कंसेप्ट्स आप सभी भली भांति परिचित होंगे। जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी साथ साथ की जाती, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए फॉडर चाहिए, और वहीं पे फॉडर का प्रोडक्शन एज अ मेज एज अ फॉडर का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे सीरियल्स या व्हीट का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी को ही हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग जनरली कहते हैं। This form of agriculture is found in the highly developed parts of the world
नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, parts of Eurasia and the temperate latitudes of southern continents। आमतौर पे कमर्शियल लाइव स्टॉक के रियरिंग वाले एरिया को आप देखें, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के एरिया को देखें, और सबसे बड़ी बात आप मिक्स्ड फार्मिंग के एरिया को देखें। ये सभी के सभी एरिया मोस्टली मिड लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड के आसपास डेवलप्ड कंट्री में हमें ज़्यादा होते हुए दिखते हैं। तो आप यहाँ पे एक प्रकार का कंसेप्चुअल आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि अगर आपने उन सभी एरिया को देख लिया तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ ही अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, चाहे वो मिक्स्ड फार्मिंग हो, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग हो या कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो, वो हमें होते हुए दिखते हैं। अगर हम मिक्स्ड फार्मिंग के अगर हम एरिया को देखें तो नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं जो ग्रेट लेक्स के रीजन का आसपास का एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लेशियन रीजन के आसपास का एरिया है। आप अगर नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में देखें, जो पैसिफिक कोस्ट में जो रॉकी माउंटेनियस एरिया में कनाडा और यूएसए का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कुछ भाग में अगर हम लोग सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट में देखें और सेंट्रल अमेरिका से थोड़े से नॉर्थ वाले भाग में आप देखें तो मैक्सिको में भी हमें यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया दिखता है। यहाँ पे अगर साउथ अमेरिका में देखें, साउथ अमेरिका में अगेन अगर आप देखें रियो डी ला प्लाटा के एरिया को देखें, आप पराग्वे के एरिया को देखें, आप साउथ ब्राज़ील में यूरुग्वे के एरिया को देखें आप, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ अर्जेंटीना के एरिया में भी हमें मिक्स्ड फार्मिंग होता हुआ दिखता है। अफ्रीका का सबसे डेवलप पार्ट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे डेवलप पार्ट उसके सदर्न पार्ट में दिखता है, एक साउथ अफ्रीका है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वेल्ड रीजन में भी हमें जनरली मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया दिखता है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर नॉर्थ अमेरिका के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े एरिया की बात करें तो आप देखिए कि ये पूरा का पूरा एक बेल्ट दिख रहा है। अगर आप रशिया में देखें तो रशिया के पैसिफिक कोस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर रशिया के बिल्कुल भी डीप इंटीरियर से शुरू करते हुए नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के पार्ट में देखिए आप यहाँ पे, तो ये एक पूरा का पूरा एरिया आप अगर देखेंगे तो ये मिक्स्ड फार्मिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे आप अगर ज़्यादा एरिया आपको ध्यान में ना रहे तो मिक्स्ड फार्मिंग के नाम पे आपको दो एरिया विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और ये हमें सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ना भी था, लेकिन इस बार 2020-21 के लिए वो सीबीएसई ने डिलीट कर चुका है वहाँ पे। तो दो एरिया कौन कौन सा था, एक था नॉर्थ अमेरिका से, एक था यूरोप से। तो नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ ईस्ट जो यूएसए का पार्ट, और यूरोप में नॉर्थ वेस्ट यूरोप का पार्ट यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट यूरोप को देख पा रहे हैं। आप अगर एग्जाम में ये सवाल अगर आ जाए कि एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप लिख सकते हैं। अगर इसी एरिया को अगर नॉर्थ अमेरिका में शेड करके वो पूछ ले तो आप वहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग अंतिम कड़ी में देखें तो हमें बहुत सारे मेगा सिटीज़ को भी लोकेट या लेबल करना था, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में उनकी संख्या भी बहुत ही कम कर दी गई है, और यहाँ पे आपको 5 ही दिखेगा, और उसमें भी 2 इंडिया से हैं। तो इंडिया के बियॉन्ड देखें, अब्रॉड में देखें तो वर्ल्ड के लेवल पे एक्सेप्ट इंडिया सिर्फ 3 दिखता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल में भी देखा होगा कि अ मेगा सिटी ऑफ एशिया। तो अगर एशिया के बिल्कुल पूर्वी भाग से शुरू करें तो हमें यहाँ पे 2 मेजर मेगा सिटीज हमें यहाँ पे दिखता है। अगर जापान से देखें टोक्यो, चाइना से अगर आप देखें शंघाई, अगर इंडिया से देखें दिल्ली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वेस्टर्न कोस्ट में देखें मुंबई जो इंडिया का कमर्शियल कैपिटल है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप जब साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में आएंगे तो एक बड़ा फेमस शहर दिखता है रियो दी जनेरियो, जहाँ पे पहला अर्थ समिट 1992 में हुआ था। उसी रियो दी जनेरियो के आसपास आप एक जगह दिखेंगे, वो भी ब्राज़ील का या साउथ अमेरिका का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शहर है, हम उसी को कहते हैं साओ पोलो। तो जब भी यहाँ पे इस बार के रिड्यूस सिलेबस में अगर साउथ अमेरिका में अगर कोई भी पॉलिटिकल मेगा सिटी का अगर सेंटर आता है तो अंडरस्टूड है वो साओ पोलो, तो साओ पोलो का नाम आप यहाँ पे अपने जहन में रखेंगे। अगर जापान के मैप में अगर कोई लोकेट किया हुआ आता है तो वहाँ पे लेबलिंग करना है आपको टोक्यो। अगर चाइना वाले भाग में आता है शंघाई, तो ये एक बहुत बड़ा आपको क्लू देगा कि साउथ अमेरिका से कोई आएगा तो साओ पोलो ही होगा, अगर चाइना से कोई आ रहा है तो शंघाई होगा, क्योंकि इस बार
लिस्ट को बहुत ही छोटा कर दिया गया है, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन में इतने सोर्सेस नहीं थे कि हम बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से बाकी अदर सेगमेंट को कवर करते हुए मैप को अच्छे से करा सके। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है बच्चे, कि आप इस रिड्यूस पार्ट में भी चीज़ों को अच्छे से परफेक्शन के साथ करिए। यहाँ पे जैसे जापान में टोक्यो, चाइना की बात करें शंघाई, और ब्राज़ील की बात करें तो रियो शहर के पास ही एक दिखता है साओ पोलो। तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के मैप सेगमेंट में जो भी सीबीएसई ने दिया है, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी का हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लार्जेस्ट एरिया का कंट्री का नाम हो, या फिर यहाँ पे वर्ल्ड के मेगा सिटीज़ का नाम हो, इन सभी को हमने यहाँ पे डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। और आप इन सभी को वीडियो देखते हुए मैप प्रैक्टिस करेंगे, और हर दिन कुछ ना कुछ आपको मैप प्रैक्टिस करते रहनी है। मैप एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आप कम एफर्ट लगा के भी कम समय में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैप के सेगमेंट पे अगर हम लोग फोकस करें, चाहे वो पार्ट ए का लेबलिंग हो, चाहे पार्ट बी का लोकेटिंग हो, तो कम एफर्ट के साथ हल्के से प्रैक्टिस करके, बस इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके आप 10 में 10 नंबर ला सकते हैं, जो आपके नंबर को बहुत अच्छे श्रेणी में ला सकता है। तो आई होप इस वीडियो के द्वारा मैप से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट हैं वो मेरे ख्याल से खत्म हो पाए होंगे, और इस वीडियो को देखते हुए मैप स्किल्स की क्षमता भी आपकी विकसित निसंदेह होगी। धन्यवाद सभी का।